हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वेज ऑफ लर्निंग में। तो लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पढ़ा था देखें। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर मैंने बताया था आपको यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है। तो वैसे जीव जंतु जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है उन्हें क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर कहा जाता है, ठीक है। और वैसे जीव जिनमें क्या होती है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन, उन्हें क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहा जाता है। मैंने इसके एग्जाम्पल आपको दिखाए थे, ये देखिए, ये क्या था हमारा, सवाल यानी कि अलगाई, और ये फंजाई का था। ये चीज़ हम लोग देख चुके थे। तो चलिए हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करें कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, पहला हमारा क्या था, सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल के आधार पे हम लोग कैसे जीव जंतुओं को विभाजित करते हैं। तो दो तरह के सेल पढ़े थे हम लोग, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स के आधार पे भी दो तरह के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब आता है क्या, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है। तो देखिए, सेल के बारे में पढ़ा, सेल होता है। सेल की जब हम लोग आंतरिक संरचना को देखेंगे, उसका एनाटॉमी करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर जो चीज़ें होती है, जो सारी की सारी, सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है, उन सबको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल होती है, सेल के अंदर जो कुछ भी पोर्शन होता है, लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस तो नहीं होता है, लिक्विड और सॉलिड दो तरह के होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए मैंने वही लिखा है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म विल हैव प्रोटोप्लाज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या होगी, सेल होगी। अगर सेल है तो सेल में प्रोटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है, देखिए, दिस प्रोटोप्लाज्म इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, ये एक झिल्ली से घिरी हुई होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है जो आरएनए और डीएनए को एक साथ घेर के रखता है। वैसे ही जो कोशिका होती है, कोशिका के बाहर भी एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कोशिका के अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है। अगर आप किसी तरल को ऐसे खुले छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो बह के बिखर जाएगा। वैसे ही सेल के अंदर जो लिक्विड होता है, उसको एक शेप देने के लिए, उसे एक फिक्स एक जगह पे रखने के लिए, और दूसरे सेल से उसे अलग करने के लिए, हमारे शरीर में क्या होती है, एक से ज़्यादा सेल होती है, बहुत सारी सेल होती है, मल्टी सेलुलर है हम लोग। तो अलग-अलग सेल को जो डिवाइड करता है, कौन करता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का ही वो काम होता है। वो अलग-अलग कोशिकाओं को अलग-अलग डिवाइड करने का काम करता है। देखिए, इट मैंने वही लिखा है, नेक्स्ट देखिए, इट मेक्स अ सेल आइसोलेट। आइसोलेट मतलब क्या होता है, किसी से उसे अलग करना, उसे आइसोलेट करना फ्रॉम अदर सेल। एक और चीज़ क्या है, ये जो सेल होता है, सेल लिपिड प्रोटीन का बना होता है। हम लोग आगे देखेंगे लिपिड प्रोटीन क्या होता है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे लिपिड प्रोटीन क्या होता है। तो लिपिड प्रोटीन का एक गुण होता है, वो सेलेक्टिव आइटम्स को ही सेल के अंदर आने देता है या फिर सेल से बाहर जाने देता है। देखिए, सेल के अंदर भी एक्टिविटीज़ होती है, मैंने बताया हमारे शरीर की जितनी संरचनात्मक तक कार्यात्मक इकाई है, कौन है, सेल है। सेल के अंदर भी काम होता है, कुछ तो काम होता है। क्या काम होता है हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्या-क्या काम होता है सेल के अंदर। तो देखिए, सेल के अंदर कुछ काम हो रहा है, मतलब उसे बाहर से न्यूट्रिशन चाहिए, ऑब्वियसली चाहिए। जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड न्यूट्रिशन सप्लाई करता है हर एक सेल को। तो जो न्यूट्रिशन ब्लड लेकर आता है, उसे सेल के अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो कौन डिसाइड करता है, तो सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसका डिसाइड करता है कि हाँ, जो जो कुछ भी आ रहा है सेल के अंदर, ये जाने लायक है या नहीं है। इसलिए इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, इसे ही क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। ये कैसा होता है, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आप इसके आर-पार देख सकते हैं। और सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड मतलब लिक्विड और सॉलिड का मिक्सअप होता है, सोल जिसको बोलते हैं। केमिस्ट्री में हम उसको पढ़ने वाले हैं, सोल क्या होता है, एरोसोल होता है, सोल होता है, और भी बहुत कुछ होती है, लिक्विड सोल होते हैं। इस सब के बारे में केमिस्ट्री हम लोग अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लीजिए, जब हम लोग लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उससे जो एक टर्म बनता है, उसे सोल कहते हैं। थोड़ा गाढ़ा टाइप का लिक्विड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, एक सेल के अंदर जो कुछ भी भरा हुआ रहता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, दो चीज़ें होती हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या-क्या होती है, अगर आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा, साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज़, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए होता है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो प्रोटोप्लाज्म है, उसे भी दो भागों में बाँटा गया है। एक क्या है, साइटोप्लाज्म, दूसरा ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, लिक्विड और सॉलिड मिक्स होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन है, सिर्फ लिक्विड पोर्शन, उसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वैसे ही जितने भी सॉलिड पोर्शंस होते हैं, उसके अंदर जितने भी सॉलिड पार्ट होते हैं, यानी कि ठोस अवस्था में जो कुछ भी रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्गेनेल्स कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य, और प्रोटोप्लाज्म को जीव द्रव्य।
आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। मैं हिंदी में भी डिक्टेट करूँगा, कहीं अगर छूट जाता है तो आपको पीडीएफ में हिंदी में भी मिल जाएगा। चलिए, अब एग्जाम्पल अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। साइटोप्लाज्म तो एक नॉर्मल चीज़ होता है, एक ही चीज़ होता है साइटोप्लाज्म, जितना भी लिक्विड होता है सेल के अंदर। नेक्स्ट इमेज है, एक इमेज में हम लोग देखेंगे अच्छे से साइटोप्लाज्म क्या है, ऑर्गेनेल्स क्या होती है, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस में क्या क्या, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज होती है, न्यूक्लियस होती है, ये सारी सॉलिड बॉडीज होती हैं किसके अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। चलिए, अब 3 साइंटिस्ट का नाम आता है, जब भी प्रोटोप्लाज्म की बात होती है 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद करने हैं, किसने क्या काम किया। देखिए, पहला नाम आता है किसका, जूलियस हैक्सली। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, देखिए जूलियस हैक्सली दिख रहा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में क्या कहा था, प्रोटोप्लाज्म से रिलेटेड इनकी क्या थ्योरी थी। देखिए, इन्होंने ही कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है जीवन का एक भौतिक आधार है। यानी कि इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो हमारे शरीर की, सॉरी, हमारे लाइफ का जो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ अगर कहें हम लोग, तो वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा था, देखिए आपको पता है हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। अगर सेल है तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म तो जरूर होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर सेल है, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भी होंगे। और जो हमारा सेल है, सेल से ही हमारा पूरा शरीर बना है, तो हम बोल सकते हैं हमारे शरीर का जो आधार है, हमारा जो बेस है, वो क्या है, सेल है। और सेल के अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म अगर होगा तभी वो सेल कहलाएगा। इसलिए प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने कहा कि हमारे शरीर की भौतिक आधार, जो शरीर का भौतिक आधार, वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब एक साइंटिस्ट का और नाम आता है पुरकिंजे। इन्होंने क्या किया था, तो जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म वर्ड, ये वर्ड किसने दिया था, अगर पूछा जाए आपको क्वेश्चन में कि प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, पुरकिंजे। ये दिख रहा है आपको, पुरकिंजे। इन्होंने ही ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म वर्ड जो है किसने दिया था, पुरकिंजे ने दिया था। ठीक है। लास्ट एक और नाम आता है क्या, डुजार्दिन। इन्होंने क्या किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय डुजार्दिन, यानी कि प्रोटोप्लाज्म की जो खोज की थी वो किसने की थी, तो डुजार्दिन ने की थी। याद रखिएगा, 3 साइंटिस्ट, जूलियस हैक्सली, पुरकिंजे और डुजार्दिन। जूलियस हैक्सली ने क्या कहा था कि प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे जीवन का भौतिक आधार है। उसी के साथ साथ डुजार्दिन और पुरकिंजे, इन्होंने क्या कहा था, तो पुरकिंजे ने इस वर्ड को इजाद किया था, जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, इसकी खोज किसने की थी, इस वर्ड को किसने फर्स्ट टाइम यूज किया, किसने कहा कि इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, तो वो कौन थे, पुरकिंजे। और वहीं अगर डिस्कवरी की बात की जाए कि प्रोटोप्लाज्म को सबसे पहले खोजा किसने, तो आपका आंसर क्या होगा, डुजार्दिन। ठीक है, समझ में आया क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है, कोशिका के अंदर जो कुछ भी रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जिससे घिरा हुआ रहता है प्रोटोप्लाज्म, उसे क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ चयनित, यानी कि गिने चुने चीजों को ही अपने अंदर आने देता है, या फिर अंदर से बाहर निकलने का मौका देता है। जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिनकी जरूरत कोशिका को है नहीं, उनको कोशिका से बाहर भी तो निकालना है, उसका भी चयन कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली ही करती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को 2 भागों में बाँटा गया, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल। साइटोप्लाज्म क्या है, जितने भी लिक्विड पोर्शन है उसे क्या कहा गया, साइटोप्लाज्म। और जितने भी सॉलिड पोर्शन है एक प्रोटोप्लाज्म के अंदर, उसे क्या कहा गया, ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट स्लाइड में पहले देख लेंगे। जब सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल का एक अलग चैप्टर मैंने लिया है, आपको सिलेबस में पढ़ाया था तब आपने देखा होगा। सेल का जो चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था, उसमें हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे किसके बारे में, सेल के अलग-अलग ऑर्गेनेल्स के बारे में और साइटोप्लाज्म के बारे में। उसके बाद 3 साइंटिस्ट का नाम हमने पढ़ा, क्या कौन-कौन, जूलियस हक्सली और पुरकिंजे और डुजार्डिन। जूलियस हक्सली कौन थे, तो इन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। और पुरकिंजे, इन्होंने वर्ड जो प्रोटोप्लाज्म वर्ड है वो दिया था किसने, पुरकिंजे ने। और इसकी खोज किसने की थी, डुजार्डिन ने। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम अच्छे से याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि जीवन की भौतिक आधार जो है वो कौन है, प्रोटोप्लाज्म है। ऑप्शन में होगा जूलियस हक्सली, पुरकिंजे, डुजार्डिन, और कुछ भी एरिस्टोटल हो सकते हैं, थियोफ्रास्टस हो सकते हैं, लेमार्क, स्टैनवर्थ, जितने भी साइंटिस्ट हैं उनसे रिलेटेड उन्हीं का नाम होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए जूलियस हक्सली, आपको याद करना होगा। चलिए, प्रोटोप्लाज्म हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने बताया था आपको, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, एनाटॉमी ये वर्ड देखा हुआ लग रहा है कहीं? हमने जब बुक्स के बारे में पढ़ा था, कौन, एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, उसमें उन्होंने 3 चैप्टर में डिवाइड किया था। एक मॉर्फोलॉजी, दूसरा क्या था, तो एनाटॉमी, और तीसरा क्या था, फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या था, बाहरी संरचना की जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। वैसे ही एनाटॉमी क्या था, आंतरिक संरचना, जितने भी जीव जंतु हैं उनको उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर जो विभाजित किया था वो एनाटॉमी में था। फिजियोलॉजी क्या था, उनकी जो अंग हैं, उनके जो ऑर्गन्स है और उनके फंक्शंस, उसके आधार पर जो विभाजित किया गया था उसे कहा गया था क्या, फिजियोलॉजी। अभी हम लोग देखने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ अ सेल। एनाटॉमी मतलब मैंने हमने पढ़ा अभी क्या होता है,
आंतरिक संरचना, एक सेल जो है वो अंदर से कैसा होता है उसके बारे में जो हम लोग देखेंगे, जो पिक्चर में आपको दिखा है उसके उसे क्या कहेंगे, एनाटॉमी ऑफ अ सेल। देखिए सॉरी, ये आपको दिख रहा है एक लिक्विड पोर्शन जो है यहाँ पे ब्लू कलर का, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है लिक्विड टाइप का, ये ब्लू ब्लू, ये क्या लिखा है देखिए, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, जितना भी लिक्विड पोर्शन होता है एक सेल के अंदर, जो भी लिक्विड होता है उसी को साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमने अभी जस्ट पढ़ा है साइटोप्लाज्म क्या है, जो भी लिक्विड पोर्शन एक सेल के अंदर होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये सेल की संरचना आपको दिख रही है, ये सेल को जो है, सेल को आधा काट दिया गया है, आधा काटने के बाद इसे दिखाया गया। देखिए ये क्या है, आधा काट के इसे दिखाया गया है सेल कैसा होता है। सेल के अंदर ये सारी गोल्गी बॉडीज दिख रही है, ये हमारा न्यूक्लियस है। देखिए दिख रहा है, इसे न्यूक्लियस को भी काटा गया है, अंदर न्यूक्लॉइड होता है, बाहर इसकी झिल्ली होती है, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं या फिर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा था, दोनों सेम चीज़ होती है। इसी के अंदर ये रेसे टाइप के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो होते हैं हमारे डीएनए आरएनए। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब सेल के बारे में पढ़ेंगे, अभी बस आप इतना देख लीजिए कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ये जो बाहर जो झिल्ली दिख रही है आपको, ये जो बाहर एक झिल्ली दिख रही है जो प्रोटोप्लाज्म को घेर के रखता है। मैंने बताया था आपको प्रोटोप्लाज्म जो है लिक्विड पोर्शन होता है, अगर इसको किसी चीज़ से घेरा नहीं जाएगा तो क्या होगा, बह जाएगा, जहाँ तहाँ बिखर जाएगा। तो इससे एक झिल्ली, कौन सी झिल्ली, कोशिका झिल्ली घेर के रखती है ताकि प्रोटोप्लाज्म दूसरे कोशिकाओं के साथ मिल ना जाए, उसे आइसोलेट करता है। वो झिल्ली कौन सी थी, कोशिका झिल्ली, जिसका दूसरा नाम क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। 2-3 नाम होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है 2 तरह के, एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होता है, न्यूक्लियस, यहाँ राइबोसोम्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ भी है राइबोसोम। पिरोक्सिसोम, गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज भी बोला जाता है। सेक्रेशन फ्रॉम द सेल, ये दिख रहा है एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे निकला हुआ सा दिख रहा है, क्या होता है, कुछ भी जब सेल से बाहर निकालना होता है, सेक्रेट करना होता है, उत्सर्जन करना है, कुछ जो सेल से बाहर निकल, तो इस पार्ट से वो चीज़ बाहर निकल जाता है, ठीक है। और सेक्रेटरी वेसल, ये वेसल्स है जो उन सबको लेकर आते हैं यहाँ तक, यहाँ से फिर उसको बाहर निकालते हैं। लाइसोसोम, सेंट्रियोल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना जान लीजिए एनाटॉमी ऑफ अ सेल में कि हाँ कैसे साइटोप्लाज्म होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म यानी कि लिक्विड पोर्शन, ऑर्गेनेल्स यानी कि सॉलिड पोर्शन। तो आपको दिख रहा है यहाँ जो लिक्विड है, लिक्विड यानी कि आपका, अगर देखिए जो साइटोप्लाज्म, ये जो दिख रहा है साइटोप्लाज्म, ये हमारा लिक्विड पोर्शन है। इसके अलावा जितने कुछ भी आपको जितना दिखा यहाँ से यहाँ तक, ये सब कुछ, ये सब किसका पार्ट है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। और ये सबको मिला के क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा हो सके। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन से आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। जब भी हमारा नया वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, वेज ऑफ लर्निंग की तरफ से एक नया वीडियो आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाँ भाई, हमारा क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे क्या, बायोडाइवर्सिटी। ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो जितने भी जीव जंतु हैं इनके लक्षण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जानवर हो गए या फिर प्लांट्स हो गए या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे जीव जिन्हें हम लोग अपने नंगी आँखों से नहीं देख पाते, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, माइक्रोज़ में होते हैं। 10⁻⁻6 आपने पढ़ा होगा माइक्रोन, फिज़िक्स में नहीं पढ़ा, हम पढ़ाएँगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, उनको उनके शेप, उनके साइज़ और उनके कलर, इनके आधार पे जो विभाजित किया गया उसे क्या कहा गया, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, समझ में आया आपको। जैसे अभी हम लोग देखेंगे किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके साथ सामने-सामने जितने भी पेड़ होते हैं किस कलर में होते हैं, तो मैक्सिमम, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे, मैक्सिमम जो है ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है। शेप की अगर बात करें तो शेप में क्या है, बस आकृति, वो गोल है, लंबा है, चौड़ा है, इलिप्टिकल है या रेक्टेंगुलर है, आकृति के हिसाब से जो जीवों को विभाजित किया। आकार यानी कि छोटा है, बड़ा है, मोटा है, लंबा है, इसके आधार पे जो विभाजित किया गया वो क्या था, आकार के आधार पर। कलर यानी कि रंग, उसे देख के उसका रंग कैसा है, काला है, गोरा है या भूरा है, लाल है, पीला है, उस आधार पे जो उसे विभाजित किया गया है वो कलर के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, जितने भी प्लांट होते हैं उनमें एक रंजक पाया जाता है, वर्णक या रंजक बोलते हैं, पिगमेंट इंग्लिश में कहते हैं।
इसका काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को कलर प्रोवाइड करना, ठीक है। हम लोग जब प्लांट यानी कि बॉटनी पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे अच्छे से कि जो कोई भी फल होता है रेड क्यों होता है, येलो क्यों होता है, प्लांट्स के पत्ते जो है वो रेड क्यों होते हैं या ग्रीन क्यों होते हैं। ग्रीन के बारे में तभी हम आपको थोड़ा-सा बताने वाले हैं, लेकिन जब हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे उसमें और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को जो कलर मिलता है, किसके कारण मिलता है, तो एक वर्णक के कारण, पिगमेंट के कारण मिलता है। पिगमेंट अलग-अलग होता है, जैसे प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ये वही क्लोरोफिल है जिससे भोजन अपना स्वयं बनाते हैं कौन, प्लांट्स, ठीक है। चलिए उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स में, तो ह्यूमन बीइंग्स में नॉर्मली 3 कलर होते हैं, एक तो ब्लैक सॉरी 4 ब्लैक, ब्राउन, येलो, व्हाइट। आप बोलेंगे सर रेड भी हम देखे हैं और उजला भी देखे हैं, अलग-अलग कलर आप बोल सकते हैं कि हम इस तरह का देखे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली। नॉर्मली इन 4 कलर का ही लोग होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, व्हाइट होते हैं और येलो होते हैं, ठीक है। चलिए ये जैसे हमने पढ़ा प्लांट्स में जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। वैसे ही ह्यूमन बॉडी का जो कलर होता है, हमारे जो स्किन का कलर है, ब्राउन हो, येलो हो, ब्लैक हो, किसके कारण होता है, तो वो मेलानिन पिगमेंट के कारण होता है। याद रखिएगा ये वर्ड मेलानिन, पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस पिगमेंट के कारण ह्यूमन बॉडी का कलर डिसाइड होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, मेलानिन। चलिए ठीक है, ये आपको समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के आधार पे कैसे हम लोग विभाजित करते हैं ऑर्गेनिज्म को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आए हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आखिर होता क्या है, देखिए हमारे शरीर में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर में खून बहता है और डाइजेशन होता है, ये सब क्या है, एक तरह की एक्टिविटीज होती है। तो हमारे शरीर में जितने भी एक्टिविटीज होती है कैसे होती है, मैंने आपको बताया हमारे शरीर की कार्यात्मक इकाई कौन है, तो सेल है। तो हमारा सेल हर चीज़ में पार्टिसिपेटेड होता है, हमारे सेल में हर एक चीज़ होता है जिससे कारण उसका हम लोग जैसे डाइजेशन हो गया, डाइजेशन में जो भी होता है वो किसी एक पर्टिकुलर सेल की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम में अलग सेल होते हैं, श्वसन तंत्र में अलग सेल्स होते हैं। तो ये जो हम लोग का काम होता है, जो एक्टिविटीज़ होती है, इसे क्या कहा जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। अब हमारे शरीर में 2 तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कौन-कौन सी? एक एनाबॉलिज़्म या फिर एनाबॉलिक एक्टिविटी, दूसरा कैटाबॉलिज़्म या फिर कैटाबॉलिक एक्टिविटी। एनाबॉलिज़्म क्या होता है? देखिए एग्ज़ाम्पल से बताते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है देखिए, हड्डियों का बनना और मसल्स का बनना। हड्डियाँ हमारे शरीर में जो है नए सिरे से बनना स्टार्ट होती है, इसका नया निर्माण होता है। लेकिन वैसे ही अगर देखा जाए कैटाबॉलिक एक्टिविटी, एक तो हड्डियाँ हो गई, दूसरी मांसपेशियाँ। हम लोग जब बच्चे रहते हैं, छोटे रहते हैं, तब हमारी मांसपेशियाँ कितनी होती है? जितने बड़े हमें बस उतनी ही। धीरे-धीरे हमारी मांसपेशियाँ बढ़ती जाती है, हम बड़े होते जाते हैं, मांसपेशियाँ भी बढ़ती है, हड्डियाँ भी बढ़ती है, मतलब हड्डियों का आकार बढ़ता है। नंबर ऑफ हड्डियाँ एक्चुअली बच्चों में ज़्यादा होता है, 300 के आस-पास होते हैं और वयस्क में 206 हो जाते हैं। ये हम लोग कंकाल तंत्र जब आएँगे तो उसमें पढ़ेंगे। चलिए, अभी पहले हम लोग देख रहे थे एनाबॉलिज्म। तो किसी भी चीज़ का जो सिंथेसाइज़ होता है, सिंथेसाइज़ ऑफ एनीथिंग इन आवर बॉडी, जो नया निर्माण होता है, सिंथेसाइज़ होना मतलब नए सिरे से किसी चीज़ का बनना। जो हमारे शरीर में हमारी जो हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती है, वो नए सिरे से बनना स्टार्ट होती है। ये पहले से ऐसा नहीं है, पहले से कुछ है उसको हम लोग चेंज करके हड्डियाँ बनाते हैं, वैसा नहीं होता। हड्डियाँ नए सिरे से बनती हैं, मांसपेशियाँ नए सिरे से बनती है। सेल डिवीज़न होता है, कैसे होता है देखिए, एक सेल है, सेल में न्यूक्लियस होता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या होता है, बीच से टूटना स्टार्ट होता है। उसके बाद जो सेल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये जो 2 सेल है, 2 सॉरी 2 न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस जो है चपटा होना स्टार्ट होता है, 2 न्यूक्लियस बनने की कोशिश करता है, उसके बाद 2 न्यूक्लियस बन जाता है। उसके बाद जो 2 न्यूक्लियस है, वो यहाँ बीच से कट के 2 सेल बन जाता है। इसे सेल डिवीज़न कहते हैं। जो हमारे शरीर में जितने भी सेल हैं, वो दिन-ब-दिन एनी टाइम जो सेल डिवीज़न जो है वो होते रहते हैं। आपको दिख रहा होगा छोटा-सा, पहले जब हम छोटे थे, छोटे से इतने जब बड़े हुए हैं, वो किसके कारण हुआ? तो सेल डिवीज़न के कारण। जो हमारा सेल होता है, वो धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 128 बढ़ते-बढ़ते आज हमारा शरीर इतना बड़ा हुआ है। ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया एनाबॉलिज़्म क्या होता है? तो सिंथेसाइज़ ऑफ एनीथिंग इन आवर बॉडी इंटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है? जटिल अवस्था, मतलब हमारी जो मांसपेशियाँ होती है, हमारे जो हड्डियाँ होती है, क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और वैसे ही अगर देखा जाए तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी या कैटाबॉलिज्म क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन एनीथिंग इन सिंपलर फॉर्म। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है। एग्जांपल अगर देखें तो हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, हम लोग जो डाइजेशन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है? हम लोग क्या-क्या खाते हैं? आप लोगों को पता होगा, अगर कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन हो गए, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब हम लोग खाते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, वो इसे डायरेक्ट पचा नहीं सकते हैं। इसका डाइजेशन डायरेक्ट नहीं होता है। पहले क्या होता है? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करता है।
पहले इसे सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है, तब जाके जो हमारे सेल्स हैं वो इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो कैटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या हो जाती है, तो वैसी एक्टिविटीज जिनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है उसे कहा जाता है क्या, कैटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके एग्जांपल क्या क्या है, देखिए मैंने लिखा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। ये प्रोटीन जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और अमाइनो एसिड जो है, अमीनो एसिड बोल सकते हैं आप, ये प्रोटीन का सिंपलर फॉर्म है जिससे हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन या फिर आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट वो एक तरह के ग्लाइकोजन होते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। और जितने भी ट्राई ग्लाइसरीड्स होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं क्या, फैट्स। फैट्स को किसमें तोड़ा जाता है, तो फैटी एसिड्स में तोड़ा जाता है। समझ में आया, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, ये वर्ड्स जो है ये सब अच्छे से याद रखिए, ये वर्ड हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ही ना हो कि आखिर कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती क्या, एनाबॉलिज्म होता क्या, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। ठीक है, इसलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे कि ये सब क्या है, ताकि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जब हम लोग जानेंगे कैटाबॉलिक एक्टिविटी की, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में कैटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो आप ये ना बोले कि आखिर होता क्या है कैटाबॉलिक एक्टिविटी। आपको पता चलिए कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, तो वैसी एक्टिविटी जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। जैसे अगर देखा जाए कि श्वसन जो हम लोग करते हैं, सांस जो लेते हैं, वो क्या है, तो वो भी एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी है। ठीक है, हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड से मिलकर हर सेल पे जाता है, सेल में अलग अलग रसायनों का बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, और इसी तरह से नई चीज़ों का निर्माण होता है। तो ये भी एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर बढ़िया लगता है वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म, इसी को हम लोग देखिए, एक पिक्चर है, पिक्चर में आपको बताता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जितने भी मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, माइक्रो मतलब होता है छोटा, यानी कि बड़े, या बोल सकते हैं हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, हम लोग जो फूड खाते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं वो क्या होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, फैटी एसिड्स और विटामिन, ये सब क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड क्या होता है, लिपिड मैं आपको बताता हूँ अभी। चलिए, इसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में जो तोड़ने का काम होता है वही क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। समझ में आया। वैसे ही एनाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए जो भी हम खाना खाते हैं इससे हम लोग को क्या-क्या मिलता है, एक तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, दूसरा एक एनर्जी मिलता है, हमारे शरीर को एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, तो हमारे शरीर में जो एनर्जी की जो मात्रक है वो एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइए, एटीपी का फुल फॉर्म आपको पता है या नहीं पता है। नहीं पता होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद हीट भी निकलता है हमारे बॉडी में। आपको पता होगा हमारा बॉडी जो गर्म होता है, हम गर्म खून के प्राणी हैं, तो हमारे बॉडी में एनर्जी और जितने भी माइक्रो मॉलिक्यूल्स और हीट वो किससे मिलता है, हम लोग जो खाना खाते हैं, हमारे जो फूड होते हैं, न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उससे हम लोग को मिलता है क्या क्या, एनर्जी, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और हीट। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा जो एनर्जी, हम हमें जो एनर्जी मिली है, उस एनर्जी को हम लोग कहाँ यूटिलाइज करते हैं, एनाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स बनाने में। बायोमॉलिक्यूल्स यानी कि हमने पढ़ा अभी जस्ट, हमारा जो बोन डेवलपमेंट होता है, मसल्स डेवलपमेंट होता है, जो हार्मोन्स बनते हैं और जो भी एंजाइम्स बनते हैं, वो किसकी वजह से होता है, तो एनाबॉलिज्म एक्टिविटी, वो एनाबॉलिक एक्टिविटी है। इससे कारण हमारे शरीर में नए चीज़ों का, नए चीज़ों का निर्माण होता है। समझ में आ गया ये फिगर। देखिए ये नीचे लिखा हुआ है लिपिड प्रोटीन। लिपिड प्रोटीन क्या होता है, देखिए अभी हमने जो सेल के बारे में पढ़ा था, कहाँ गया, ये रहा सेल। सेल, कल हमने सेल के बारे में पढ़ा था। यहाँ हमने पढ़ा था क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दिख रहा है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिखा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या गुण होता है, इसमें लिपिड प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ चयनित चीज़ों के, कुछ वैसे गिने-चुने चीज़ों को ही अंदर आने देता है या फिर कोशिका के बाहर जाने देता है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो लिपिड प्रोटीन होता है। ये दिख रहा है आपको एक इमेज यहाँ पे नीचे में। ये लिपिड प्रोटीन का क्या होता है, एक घेरा टाइप का रहता है। ये दिख रहा है, एक-एक जो छोटा-छोटा गोल वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये गोल सा है, और नीचे में नई टाइप, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, गोल होता है, और नीचे में सूर टाइप के बोल सकते हैं, यानी कि इसके टेंटिकल्स टाइप के लगे हुए रहते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। मान लीजिए ये है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब यही देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब क्या है, ये सब फूड मॉलिक्यूल्स है या फिर वैसे मॉलिक्यूल्स है जो सेल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लिपिड प्रोटीन क्या करता है, सिर्फ उन्हीं को अंदर जाने देता है जो जिसकी जरूरत कोशिका को होती है। बाकी सबको क्या करता है, ये यहीं पे बाहर ही रोक देता है कि नहीं भाई तुमको नहीं जाना होगा, तुम्हारा काम नहीं है अंदर, तुम्हारा कोई काम नहीं है। वैसे ही अंदर भी, एक तो ये बाहर की तरफ से हो गया, अंदर भी सेम तरह का लेयर होता है, ये अंदर से भी किसी चीज को आने या जाने के लिए रोकता है या आने जाने देता है।
मैंने बताया था, इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ों को ही अंदर आने या बाहर जाने के लिए अलाउ करता है। लिपिड प्रोटीन आपको पता चला क्या होता है, तो लिपिड प्रोटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जिससे सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है। समझ में आया? केंद्रक झिल्ली बना हुआ, केंद्रक नहीं, कोशिका झिल्ली जिससे बना हुआ होता है, क्या होता है, लिपिड। चलिए, ये आपको समझ में आ गया मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। आपको पता है श्वसन क्या होता है? हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस में हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो आखिर रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ब्लड से मिलने के बाद शरीर में जितने भी कोशिकाएं होती हैं, जितने भी सेल्स होती हैं, उनके पास पहुंचाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स हो गए और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हो गए यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनके जो सिंपल फॉर्म है, प्लस ऑक्सीजन हो गए, इन सबको कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रक्त का होता है, ब्लड का होता है। ठीक है, तो ब्लड वहां तक पहुंचाया, ये जो ऑक्सीजन है, जो O2 है, ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का काम कौन करेगा? तो ऑक्सीजन। आपको ऑक्सीडेशन पता होगा अगर, तो किसी भी चीज़ में जो ऑक्सीजन ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन बाहर निकलता है, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन क्या होता है? एक बायोकेमिकल रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और हमारे अंदर जो एंजाइम हार्मोन्स हैं। तो श्वसन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन हो सके। बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सके, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने वही लिखा है, ये भी क्या है, एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में तोड़ने का काम करता है। तो आपको दिख रहा होगा रेस्पिरेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन जो है वही काम करता है किस चीज़ का? तो अलग-अलग चीज़ों को तोड़ने का काम करता है, अलग-अलग एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए ये एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमेशा क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, जो कि कन्वर्ट किए जाते हैं किसमें? सिंपलर फॉर्म में, यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस। अलग-अलग प्रोसेस होता है, अलग प्रोसेस से बच्चा अलग-अलग तरह से तोड़ा जाता है। और रेस्पिरेशन इज वन ऑफ दोज प्रोसेस, यानी कि रेस्पिरेशन भी उन प्रोसेस में से एक है जो क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल बनाने का जो काम करता है, कौन करता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल से देखिए आप लोग, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनाने का काम, प्रोटीन को अमाइनो एसिड बनाने का काम और फैट्स को फैटी एसिड बनाने का काम कौन करता है? तो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन समझ में आया? रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन, जो हम सांस लेते हैं, का अलग चैप्टर है, उसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ ये जानना है रेस्पिरेशन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाएगा? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग कैसे खाना को लेते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे हम लोग को न्यूट्रिशन मिलता है, हमारे शरीर को जो न्यूट्रिशन होती है, वो किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन भी 2 तरह का होता है, एक ऑटोट्रॉफिक, दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? स्वपोषी जिसे कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी मतलब वैसे जीव-जंतु जो अपना खाना या अपना न्यूट्रिएंट खुद बनाते हैं। आपको अच्छे से पता होगा, जितने भी पादप हैं, जितने भी पेड़-पौधे हैं, वे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। ये आप लोगों को बात पता है? यानी कि सन जो है, सन के लाइट की उपस्थिति में, सनलाइट जब होता है उस समय क्लोरोफिल की मदद से ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। इसलिए ये क्या है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ या फिर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है। ठीक है? ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? तो वैसे जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते, जो अपना न्यूट्रिएंट्स खुद नहीं बनाते हैं, जबकि दूसरे दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिएंट के वजह से। दूसरे जीव यानी कि हो सकता है वो पेड़-पौधे हो या फिर दूसरे जीव, दूसरे हेटेरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं। ठीक है? तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया? जो वैसे जीव जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, वो क्या हो जाएँगे? ऑटोट्रॉफ्स हो जाएँगे। और वैसे जीव जो किसी और पे निर्भर रहते हैं अपने खाने की वजह से, वो कौन होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो देखिए, एक एग्ज़ाम्पल जो आपको अच्छे से याद रखना है, वो क्या हो जाएगा? यूग्लिना। नहीं, प्लांट्स आपको पता है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। एल्गाई एल्गाई भी ग्रीन होता है, इनमें भी क्लोरोफॉर्म होता है। ये भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। जो बात आपको नहीं पता होगी, वो होगी यूग्लिना। हो सकता है आपको पता हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। जो यूग्लिना है, वो भी एक तरह का ऑर्गेनिज़्म है, जो क्या है? एक ऑटोट्रॉफ है। ठीक है? और इनमें क्या होता है? क्लोरोफॉर्म मौजूद होता है। ये एक तरह का प्रोटोज़ोआ है, जिसमें क्लोरोफॉर्म मिलता है, जिसकी मदद से वो अपना खाना स्वयं बनाता है। चलिए, समझ में आया? अब हेटेरोट्रॉपिक मैंने बताया, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? तो वो जीव जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और पे निर्भर रहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल अगर देखें, जितने भी एनिमल्स होते हैं, कि ह्यूमन्स हो या फिर जितने भी जानवर हैं, वो सब क्या है? हेटेरोट्रॉपिक है।
ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। जितने भी फंजाई है यानी कि कवक हैं, इस तरह के होते हैं कवक, आप लोगों ने देखा होगा, छत्तू जिसको बोलते हैं या कुकुरमुत्ता बोलते हैं, ठीक है? ये सब क्या है? ये भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। ये जितने भी सड़े गले पत्ते हो या सड़े गले मांस हो, इनके टुकड़े पे ये पनपना स्टार्ट होते हैं, ठीक है? तो फंजाई हम लोगों अगर इसके बाद खाएँगे तो खराब नहीं लगना चाहिए, फंजाई खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब जो उगते हैं, कहाँ उगते हैं? जितने भी सड़े गले चीज़ों से मिलकर जो बनता है, उनसे जो अपना पोषण लेते हैं, वो कौन होते हैं? फंजाई होते हैं। अब एक वर्ड आ रहा है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स किसे कहते हैं? तो वैसे जीव जो किसी दूसरे जीव पे अपना खाने के लिए निर्भर रहते हैं और साथ ही अपने आवास के लिए भी निर्भर रहते हैं। उसी के ऊपर खाना है, उसी के ऊपर रहना भी है। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हम लोग पता आपके बालों में जू होते हैं, जू जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए, ठीक है। जू क्या करता है हमारे शरीर से हमारा खून चूसता है और हमारे बालों के अंदर ही रहता है। यानी कि अपना आवास बना के रखा है किसे? हमारे सर को, और हमसे ही अपना न्यूट्रिएंट यानी कि हमारा जो खून चूसता है, उसका जो न्यूट्रिएंट है वो किससे लेता है? हमसे ही लेता है। तो वो एक तरह का क्या होता है? पैरासाइट होता है। चलिए, समझ में आ गया आपको? अब न्यूट्रिशन समझ में आ गया, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक क्या होता है? इसके एग्ज़ाम्पल। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किस पे? एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। ये क्या होता है? देखिए, हम लोग जो भी खा रहे हैं, खाने के बाद एक नाइट्रोजेनियस वेस्टेज बनता है हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के लिए क्या होता है? पॉइज़नस होता है। जितने भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। इन्हें हमारे शरीर से जो बाहर निकालने की क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन या फिर उत्सर्जन, ठीक है? वही मैंने लिखा दिया, जितने भी हमारे शरीर के अंदर नाइट्रोजेनियस वेस्टेज होती है, जो नाइट्रोजेनियस वेस्ट मटेरियल्स होती है, वो हमारे बॉडी से जो एक्सक्रीट होती है, यानी कि बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? उस विधि को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। अब जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं, इनमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ है, वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं? देखिए, 3 फॉर्म होते हैं, एक यूरिया, दूसरा यूरिक एसिड और तीसरा अमोनिया। इन तीनों फॉर्म में ह्यूमन बॉडी हो गए या फिर जानवर हो गए, पशु-पक्षी हो गए, मछली हो गई, इनके अंदर से जो नाइट्रोजेनियस वेस्टेज निकलते हैं, ये 3 फॉर्म में निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है? देखिए, ये नोट में मैंने बताया, जितने भी मैमल्स होते हैं, यानी कि जितने भी स्तनपायी होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, उनमें कैसे निकलता है? तो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ह्यूमन्स में जो है, ह्यूमन्स में जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज मटेरियल्स होते हैं, वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं? तो ह्यूमन्स भी क्या है? एक तरह के स्तनधारी जीव हैं। इनमें जो है, जो भी नाइट्रोजनियस युक्त मटेरियल होते हैं, वो किस फॉर्म में बाहर निकलते हैं? तो यूरिया के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। समझ में आया? उसी तरह जितने भी बर्ड्स होते हैं और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं और कुछ अलग भी जीव होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल इन्वर्टिब्रेट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, कशेरुकी, अकशेरुकी, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, इनमें क्या निकलता है? तो यूरिक एसिड, जैसे कि जितने भी मैमल्स हैं, उनमें क्या निकला? यूरिया। वैसे जितने भी बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप जिसे बोलते हैं, रेंगने वाले जीव, छिपकली हो गया, साँप हो गया, मगरमच्छ हो गया, एलिगेटर हो गया, घड़ियाल जिसे कहते हैं। ये सब जो जीव हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? सरीसृप यानी कि रेप्टाइल कहा जाता है, ठीक है? इनमें जो नाइट्रोजेनियस में वेस्ट मटेरियल होता है, वो किस फॉर्म में बाहर निकलता है? तो यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। उसी तरह जितने भी मरीन ड्राइव, समुद्र के अंदर जितने भी मिलते हैं हमें ऑर्गेनिज्म, उनमें नाइट्रोजनियस वेस्ट किस फॉर्म में निकलता है? अमोनिया के फॉर्म में निकलता है, ठीक है? आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो एक्सप्रेशन हो गया हम लोग का, ज़्यादा लंबा वीडियो करना भी सही नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ठीक है? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज मैंने जो-जो बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया, क्लास 1 चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक अभी तक, सब कुछ आप पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। वेज ऑफ लर्निंग में जुड़ने के लिए आप लोग का